7 सेक्टर्स में पीएलआई स्कीम संभावित रोजगार देने वाली इंडस्ट्री को मिल सकता है बढ़ावा। बजट में एआई, मशीन लर्निंग और आईओटी जैसी नई टेक्नोलॉजी पर रहेगा फोकस। देश को एआई का ग्लोबल हब बनाना चाहती है सरकार। इंडस्ट्री से कोऑर्डिनेशन के लिए एजेंसी बनाने पर विचार। आवाज एक्सक्लूसिव। सरकार घटा सकती है सब्सिडी का खर्च। बजट में फूड, फर्टिलाइजर और फ्यूल सब्सिडी में कटौती संभव। कच्चे तेल और नेचुरल गैस की कीमतों में आई गिरावट का असर। आवाज एक्सक्लूसिव। पीएम आवास योजना पर 45,000 करोड़ तक का आवंटन संभव। 2024 तक सभी गरीबों को पक्के मकान देने का लक्ष्य। आवाज की बजट एक्सक्लूसिव। कल से बजट सत्र शुरू होगा। पहले दिन आर्थिक सर्वे और दूसरे दिन बजट पेश होगा। और इससे पहले आज संसद के नेताओं के साथ ऑल पार्टी मीटिंग की गई। बैठक में बजट सत्र को अच्छे से चलाने पर चर्चा हुई। इसके अलावा विपक्ष ने महंगाई पर चर्चा के लिए अपनी मांग रखी। सर्वदलीय बैठक के बाद संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा कि सरकार ने विपक्ष से बजट सत्र को पूरी तरह कामयाब बनाने के लिए अपील की है। आज इसके लिए हमने ऑल पार्टी मीटिंग बुलाया था। इस मीटिंग में 27 पार्टी पार्टिसिपेट किया। 27 पार्टी से 37 लीडर्स पार्टिसिपेट किया है। बहुत अच्छे माहौल में चर्चा हुआ है। ओवरऑल इन ए गुड एटमॉस्फेयर मीटिंग वेंट ऑन वेल एंड आई सीक द कोऑपरेशन ऑफ ऑल द अपोजिशन एंड सिंस गवर्नमेंट इज रेडी फॉर एनी डिस्कशन I seek the cooperation for run the house smoothly. और इस बार बजट में रोजगार पर खास फोकस हो सकता है। सूत्रों के मुताबिक पीएलआई स्कीम में नए सेक्टर्स को शामिल करने के साथ साथ रोजगार देने वाले जो दूसरे सेक्टर्स हैं उन पर भी खास फोकस सरकार रख सकती है। डिटेल समझते हैं लक्ष्मण रॉय के पास। चलते हैं। लक्ष्मण जी, बताइए क्या तैयारी है सरकार की? देखिए, अब तक जो ठोस संकेत मिल रहे हैं इसके मुताबिक सरकार इस बजट में रोजगार पर खास फोकस कर सकती है। और रोजगार पर खास फोकस करते हुए सरकार कुछ स्कीम का ऐलान कर सकती है और उस स्कीम को इस तरीके से पेश करेगी कि उसके जरिए रोजगार कितना ज़्यादा मिलने वाला है। सबसे ज़्यादा संभावना यह है कि सरकार प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम यानी पीएलआई स्कीम के अगले चरण का ऐलान करे। इसके तहत 7 सेक्टर के लिए अच्छी खासी मोटी रकम आवंटित करने का ऐलान सरकार कर सकती है। इस 7 सेक्टर में 5 सेक्टर नए शामिल हो सकते हैं, जिसमें खिलौना बनाने वाली कंपनियां, साइकिल बनाने वाली कंपनियां, चमड़े के जूते चप्पल बनाने वाली कंपनियां, साथ ही साथ कंटेनर बनाने वाली कंपनियां और केमिकल, खास तरह से जो केमिकल का इस्तेमाल किया जाता है स्ट्रेटेजिक सेक्टर में, उसको बनाने वाली कंपनियों पर फोकस कर सकती है। क्योंकि इन सारे सेक्टर में रोजगार काफ़ी ज़्यादा मिलते हैं, रोजगार के मौके काफ़ी ज़्यादा होते हैं। इन सेक्टर को बढ़ावा देने के लिए सरकार पीएलआई स्कीम का ऐलान कर सकती है। इसके अलावा 2 सेक्टर जिसमें पीएलआई स्कीम पहले से है उसमें अतिरिक्त आवंटन कर सकती है। इसमें आईटी हार्डवेयर पर खास फोकस हो सकता है और फार्मा सेक्टर इस पर खास फोकस हो सकता है। जो शुरुआती प्रस्ताव था उसमें तो कुल मिला के 7 सेक्टर के लिए 35,000 करोड़ रुपए के पीएलआई स्कीम का प्रस्ताव तैयार किया गया था। अब देखना है कि वित्त मंत्रालय कितनी कटौती करता है, कितना बजट में ऐलान करता है। तो रोजगार के लिए एक पीएलआई स्कीम हो गया। दूसरा कि रोजगार देने वाले अलग अलग स्कीम पर विचार किया गया है बजट बनाने के दौरान, जैसे अर्बन एम्प्लॉयमेंट स्कीम हो गया। स्ट्रीट वेंडर के लिए जो सरकार स्कीम लाई थी वैसा ही स्कीम क्या हम छोटे कारोबारियों को दे सकते हैं। इसी तरीके से ऐसे सेक्टर जहां पर रोजगार ज्यादा मिलते हों जैसे एक्सपोर्ट सेक्टर, उसको कैसे बढ़ावा दिया जाए, इन सब की झलक आपको बजट में देखने को मिल सकती है। शुक्रिया लक्ष्मण जी। पढ़ते हैं आगे। महिलाओं की भागीदारी हर क्षेत्र में बढ़ रही है। ऐसे में बजट से महिलाओं की क्या उम्मीदें हैं, खास करके वैसी महिलाएं जो किसी न किसी सेक्टर में कारोबार कर रही है। जानने के लिए बात की हमारे संवाददाता केतन जोशी ने गुजरात की कुछ महिला कारोबारियों से।
इस वक्त हम महिला उद्योगपतियों के साथ है। आइए हम जानते हैं कि इस बजट से उनकी क्या विषय। मैडम बताइए, आप क्या चाहती है वित्त मंत्री से? एमएसएमई के बारे में बताना चाहूँगी। जैसे एमएसएमई में आज तक वुमन एंटरप्रेन्योर के लिए एक अलग कैटेगरी थी। अभी का जो एमएसएमई की योजना है में पर्टिकुलर कास्ट वाइज जो अलग कर दिया है वो नहीं होनी चाहिए। महिला हर एक जाति की हो, उनको ये एमएसएमई का बेनिफिट मिलना चाहिए। सबसे बड़ी ये चीज़ है, हम लोकल फॉर वोकल की बात करते हैं तो कोई भी मैन्युफैक्चर यूनिट के लिए मार्केटिंग असिस्टेंट, मार्केटिंग लिंकेज होना मिलना बहुत ज़रूरी है। इसके लिए ये जो योजना है उसमें सभी वुमन एंटरप्रेन्योर को समाया जाना चाहिए। और सेकंड थिंग ये है कि जो एमएसएमई की योजना आती है पर लोगों तक ये पहुंचे, उसके लिए प्रचार और प्रसार के लिए भी एक अलग बजट होना चाहिए तो ज़्यादा तक महिलाएं उसका बेनिफिट ले सके। मैडम आप बताइए, आप कौन से सेक्टर से है और आप बजट से क्या चाहती है? मैं मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर से हूँ, 22 साल से बिजनेस में हूँ। अभी मैं यही एक्सपेक्ट कर रही हूँ क्योंकि हमारी वित्त मंत्री भी महिला हैं, सो वो समझ सकती हैं कि जब हम महिलाओं को इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए ज़मीन और ये सब दिया जाता है, सो वो गांव से बहुत दूर दिया जाता है हमेशा, कि मीन्स 30-40 किलोमीटर होता है, वो महिलाओं के लिए बहुत डिफ़िकल्ट पड़ता है। सो वो मेरी ये रिक्वेस्ट है कि वो इंफ्रास्ट्रक्चर जो देते हैं वो कहीं शहर के अंदर दें और नज़दीक दें, जिससे महिलाएं अपना घर भी संभाल सकें और बिज़नेस भी कर सकें। नहीं तो उनको दोनों में से एक छोड़ना पड़ता है, वो नहीं होना चाहिए। सो ये गवर्नमेंट से मेरी दरख्वास्त है। मैं गारमेंट सेक्टर से हूँ और मैं गवर्नमेंट को ये बोलूँगी कि इस बार जो बजट आ रहा है उसमें जो गारमेंट सेक्टर में 5% 12% का अलग अलग स्लैब है वो मिटा के एक ही स्लैब रखो, ताकि एंड यूज़र के पास जो कपड़ा जा रहा है वो सस्ता हो जाए। और दूसरी बात कि हम लोगों को, महिलाओं को, आप बोलते हो कि महिलाओं को टैक्स में से फ्री मिलता है इतना उतना, पर आप 10 लाख मिनिमम नहीं दोगे तब तक हमारा कुछ होगा नहीं। बिकॉज आजकल महिलाएं पापड़ बेलना और वो गृह उद्योग नहीं करती, वो कॉर्पोरेट लेवल तक पहुंच गई है, तो उन लोगों के लिए वो स्लैब बढ़ना चाहिए। और अभी एक छोटा सा ब्रेक, लेकिन बजट काउंटडाउन में खबरें भी और भी है, बने रहिए हमारे साथ। बजट काउंटडाउन में एक बार फिर से आपका स्वागत है। यहां हम आपको बताएंगे एक्सक्लूसिव खबरें और बजट से जुड़ी अलग अलग बातें। 1 फरवरी को जो बजट पेश होने वाला है इस बार, उसमें सब्सिडी सेक्टर में बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है। फूड, फर्टिलाइजर और फ्यूल सब्सिडी के जो बड़े हेड्स है उसमें कटौती हो सकती है। क्या है इसकी वजह, समझने के लिए लक्ष्मण रॉय के पास चलते हैं। बताएं लक्ष्मण जी, किस तरीके के बदलाव हो सकते हैं सब्सिडी के मोर्चे पर? दरअसल अब से कुछ महीने पहले तक ऐसा लग रहा था कि सरकार के ऊपर सब्सिडी बढ़ाने का काफ़ी ज़्यादा दबाव है, लेकिन अब जो हालात बदले हैं उसको देखते हुए सरकार इस बजट में कई सारी सब्सिडी में कटौती करती हुई दिख सकती है आपको। इसमें सबसे ज़्यादा कटौती आपको फर्टिलाइज़र सब्सिडी, फूड सब्सिडी और फ्यूल सब्सिडी में होती हुई दिख सकती है। और दरअसल इसके पीछे वजह भी है। जब हम सब्सिडी में कटौती की बात कर रहे हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि चालू कारोबारी साल में जिस सेक्टर में जितनी सब्सिडी सरकार ने दी है उसके मुकाबले अगले कारोबारी साल के लिए सरकार आवंटन कम कर सकती है, यानी घटा सकती है। मिसाल के तौर पर आप फर्टिलाइजर सब्सिडी के लीजिए, चालू कारोबारी साल में करीब 2.2 लाख करोड़ रुपए फर्टिलाइजर सब्सिडी खर्च होने का अनुमान है। लेकिन अब जाके जिस तरीके से कच्चे तेल की कीमतों में स्थिरता आई है, नेचुरल गैस की कीमतों में स्थिरता आई है, फर्टिलाइज़र बनाने के लिए कच्चे माल का जो इंपोर्ट होता था उसकी कीमतें काफ़ी हद तक कम हुई है। इसको देखते हुए सरकार अगले कारोबारी साल के लिए फर्टिलाइज़र सब्सिडी चालू कारोबारी साल के मुकाबले घटा सकती है और ये आवंटन 1.2 से लेकर 1.5 लाख करोड़ रुपए के आसपास रहने का अनुमान है। दूसरे जैसे कि सबसे ज़्यादा खर्च होता है आपको फूड सब्सिडी के ऊपर, तो फूड सब्सिडी के ऊपर भी सरकार आवंटन कम कर सकती है, क्योंकि जो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना को सरकार चलाती थी पहले, उस पर अच्छा खासा खर्च होता था। उस योजना को सरकार ने बंद कर दिया है। हालांकि पुरानी स्कीम के तहत मुफ्त अनाज देगी तो उस पर बहुत खर्च नहीं आने वाला, मुश्किल से 15,000 करोड़ रुपये खर्च होने वाला है। तो चालू कारोबारी साल में जहाँ फूड सब्सिडी 2.7 लाख करोड़ रुपये होने का अनुमान है, अगले कारोबारी साल के लिए मुश्किल से 2 लाख करोड़ रुपये के आसपास रखने का अनुमान सरकार पेश कर सकती है, उसका आवंटन कर सकती है। इस तरीके से फ्यूल सब्सिडी में सरकार कटौती कर सकती है और इन सब का फायदा ये होगा कि सरकार को फिस्कल डेफिसिट को काबू में रखने में काफ़ी हद तक मदद भी मिलेगी। शुक्रिया लक्ष्मण जी। और एक तरफ अगर सब्सिडी में कटौती होने वाली है तो कहीं
पैसा बढ़ भी सकता है, जैसे कि प्रधानमंत्री आवास योजना। यहाँ पर ज्यादा आवंटन देखने को मिल सकता है। सूत्र हमें बता रहे हैं कि सरकार 2024 तक ग्रामीण इलाकों में करीब 84 लाख घरों का निर्माण करने का लक्ष्य रख रही है। इसके लिए 40,000 करोड़ से ज्यादा का बजट रखा जा सकता है। डिटेल बताएंगे आलोक प्रियदर्शी। बताएं आलोक, क्या तैयारी है सरकार की? बिल्कुल, देखिए 2024 तक गरीबों के सर पर पक्का छत देने के लक्ष्य को पूरा करने के लिए सरकार कर सकती है बजट में ऐलान। सीएनबीसी आवाज को सूत्रों से जानकारी मिली है कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत ग्रामीण इलाकों में कुल 84 लाख घरों को पूरा करने के लिए सरकार बजट में करीब 40 से 45 हजार करोड़ रुपए को एलोकेट कर सकती है। आपको याद होगा पिछले साल बजट में सरकार ने 48,000 करोड़ रुपए का भारी भरकम एलोकेशन किया था, लेकिन 2024 तक बाकी बचे हुए मकानों को पूरा करने के लिए लक्ष्य बढ़ा दिया गया था और इसके तहत ग्रामीण इलाकों में करीब 3 करोड़ मकान बनने थे, जिसमें से अभी तक जो दिसंबर के ताज़ा आंकड़े आए हैं उसमें से करीब 2 करोड़ से ज़्यादा मकान बन चुके हैं और करीब 2.5 करोड़ मकान के लिए मंजूरी केंद्र सरकार दे चुकी है। हालांकि इसके लिए फंड की कमी हर जगह से आ रही है, लिहाजा सरकार इस फंड की कमी को पूरा करने के लिए इस बार भी बजट में बड़ा एलोकेशन करीब कर सकती है और ताकि जो 2024 के पहले जो सरकार का लक्ष्य है कि 3 करोड़ गरीबों को ग्रामीण इलाकों में मकान देना है, पक्का छत देना है, साथ साथ उसके साथ बुनियादी सुविधाएं जैसे बिजली और पानी जैसी सुविधाएं देनी है, उन तमाम चीज़ों को पूरा करने के लिए इस बार बजट में एक बार फिर से प्रधानमंत्री आवास योजना को बड़ा एलोकेशन मिल सकता है। शुक्रिया आलोक। और भारत में ट्रांसपोर्ट सेक्टर की जान कही जाने वाली रेलवे में सफर करने वाले यात्रियों की इस बजट से क्या हैं उम्मीदें, जानने के लिए यात्रियों से बात की दीपाली नंदा ने। इस बार के बजट से रेल यात्रियों को क्या उम्मीद है, ये जानने के लिए मैं आ गई हूँ नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर। अगर नई दिल्ली रेलवे स्टेशन की बात करें तो दिल्ली एनसीआर के हिसाब से काफी इंपॉर्टेंट स्टेशन है। रोजाना करीब 800-900 रेलगाड़ियां हैं जो यहाँ पर आती हैं और इसी हिसाब से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि यात्रियों की संख्या यहाँ पर कितनी ज्यादा होगी। तो इस बार के बजट में रेल यात्री वित्त मंत्री से क्या चाह रहे हैं, इसी पर बात करने के लिए मेरे साथ कुछ यात्री मौजूद हैं। हम इन्हीं से ही सीधा बात करेंगे। सबसे पहले सर आप बताएं, बजट आने वाला है तो इस बार आप क्या उम्मीद कर रहे हैं इस बजट से, क्या कुछ करना चाहिए कि रेल यात्रियों को थोड़ा फायदा मिले, उनके हित की बात की जाए? हमारे तो यही है मेन मुद्दा कि जो सीनियर सिटीजन का हमारा बंद हो गया कंसेशन, वो हमें डिस्काउंट मिलना चाहिए, दोबारा से शुरू होना चाहिए, क्योंकि हमारा उस चक्कर में बहुत बजट गड़बड़ हो जाता है। सर आप बताएं कि इस बार के बजट से आपको क्या उम्मीद है, कौन सी ऐसी चीजें हैं जिस पर ध्यान देना चाहिए? मेरी जो ये प्रॉब्लम है ना कि मैंने ये देखा प्लेटफॉर्म पे टॉयलेट्स वगैरह इनकी साफ सफाई प्रॉपर नहीं है, जिससे कि लेडीज वगैरह होती हैं उनको काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। मोर ओवर देयर आर नॉट इन कोई सुधार ही नहीं है। जैसे मेरी जेलम से मैं दिल्ली था, अब गुवाहाटी जाना था, वो ट्रेन मेरी निकल गई, ना तो मेरे को कैंसिलेशन के पैसे मिल रहे हैं, ना कोई अदर फैसिलिटी है और मैं यहाँ पर सफर कर रहा हूँ 3-4 घंटे से। अच्छा, आपकी ट्रेन जो है वो अगर जो कनेक्टिंग टिकट ली थी आपने? जेलम गुवाहाटी ली थी मैंने, दिल्ली चंडीगढ़ के लिए, वो निकल गई। वो ट्रेन छूट गई क्योंकि आपकी पीछे वाली ट्रेन लेट हो गई। अब मेरे को कोई ना तो रिफंड मिल रहा है उसका, ना कोई कॉम्पनसेट मिल रहा है और मैं यहाँ पर सफर कर रहा हूँ। तो बिल्कुल ये जो है ये ग्राउंड पर इस तरह की समस्याएं हैं जिसे यात्रियों को सामना करना पड़ता है। एक हमारे साथ और यात्री मौजूद है। सर आप कहाँ से हैं ये बताएं? एक्चुअली मैं पेरिस से हूँ, मैं पेरिस का सिटीजन से। पेरिस से ये आप यहाँ पर आए हैं, इंडियन रेलवे में ट्रैवल कर रहे हैं। आप ये बताएं कि वहाँ के जो रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर है वो किस तरह का है और यहाँ पर अगर कंपैरिजन करें भारतीय रेलवे का तो क्या डिफरेंस आपको लगता है? सबसे पहले तो देखा जाए वहाँ का जो सुविधा बहुत अच्छा दिया जाता है आपको। जैसे कि मेरे बैग से ये 50 kg के और मुझे यहाँ से उतरने में बहुत दिक्कत हुई। वहाँ पे हर जगह लिफ्ट है, एस्केलेटर है, आप नीचे जा सकते हैं, ठीक है। और वहाँ पे आपको टॉयलेट की सुविधा बहुत अच्छी दी गई है। यहाँ पे मुझे टॉयलेट की सुविधा भी नहीं मिली और जब मिली तो बहुत अच्छी कंडीशन में नहीं थी वो। सो ये चीज़ ध्यान रखना चाहिए क्योंकि मेरा तो चलो मैं तो जाऊँगा, मैं उठा लूँगा बैग्स। कुछ सिटीजन होते हैं ना जो एज्ड होते हैं वो कैसे उठाएंगे? बिल्कुल कि जो फैसिलिटीज है, पैसेंजर एमिनिटीज हैं, उन पर ध्यान देना चाहिए। और जिस तरह से इन्होंने बताया कि ये विदेश में रहते हैं, इंडिया में आए हैं, ट्रैवल कर रहे हैं, लेकिन चाहे
चाहे वो एस्केलेटर की सुविधा हो, टॉयलेट की साफ सफाई हो, इस पर अभी भी भारतीय रेलवे काफी पीछे नजर आ रही है। तो कई तरह की समस्याएं और कई उम्मीदें हमने आपको दिखाई और हम भी यही उम्मीद कर रहे हैं कि जो तमाम इश्यूज यहाँ पर उठाए गए हैं, इस बार के बजट में कुछ इस तरह के ऐलान होंगे कि इन इश्यूज का, इन समस्याओं का समाधान निकालने में मदद जरूर मिलेगी। दीपाली नंदा, दिल्ली। देश की सिविल एविएशन इंडस्ट्री कोविड के झटके से उबर रही है, लेकिन प्राइवेट जेट्स का जो बिजनेस है वो अभी भी मंदी के दौर में है। देश भर के बिजनेस एयरक्राफ्ट ऑपरेटर्स ने बजट में टैक्स रियायत की मांग की है। बिजनेस एयरक्राफ्ट ऑपरेटर्स की मांग है कि सरकार एयरक्राफ्ट इंपोर्ट के साथ निगेटिव लिस्ट जैसा बर्ताव ना करे। अगले 5 साल तक के लिए प्राइवेट जेट पर लगने वाली इंपोर्ट ड्यूटी को भी शून्य कर दिया जाए। साथ ही प्राइवेट जेट पर लगने वाले 28% जीएसटी को कम कर 18% या 12% तक लाने की गुजारिश की गई है। बिजनेस एयरक्राफ्ट मालिकों का कहना है कि मौजूदा टैक्स स्ट्रक्चर से विदेश में रजिस्टर्ड जेट कंपनियों के मुकाबले भारत में रजिस्टर्ड कंपनियों को ज्यादा नुकसान उठाना पड़ता है। हमारा बहुत बड़ा घाटा जो जनरल एविएशन सेक्टर इंडिया का है, वो सारा का सारा बिजनेस विदेशी कंपनियों को चला जा रहा है और भारतीय लोग जो कि विदेश से लेते हैं वो अपनी हमारी जो विदेशी मुद्रा है उसको वहाँ पे उपयोग कर रहे हैं। तो मैं अपेक्षा करता हूँ कि भारत सरकार, खासतौर से वित्त मंत्रालय, इस बारे में विचार करे और कोई ऐसी पॉलिसी बनाए जिससे कि या तो हमें एग्जेम्प्ट किया जाए या फिर उनको भी उस दायरे में लाया जाए। अपने पत्र में बिजनेस एयरक्राफ्ट ऑपरेटर एसोसिएशन ने लिखा है कि प्राइवेट जेट इंडस्ट्री पिछले कुछ साल में आगे बढ़ने की बजाय पीछे हो गई है। 2013-14 में जहां 120 के करीब प्राइवेट जेट ऑपरेटर्स थे, वहीं 2021-22 में घटकर 90 हो गए हैं। साथ ही देश में मौजूद कुल प्राइवेट एयरक्राफ्ट की संख्या भी घटी है। अब इंडस्ट्री को सरकार से बजट में मदद की उम्मीद है। रोहन सिंह, दिल्ली। और इस बार बजट की हाईलाइट हो सकती है नई टेक्नोलॉजी पर फोकस। नई टेक्नोलॉजी का एडॉप्शन, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, इन तमाम चीज़ों पर सरकार का ध्यान है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग और बिग डेटा जैसे नए सेक्टर्स को बढ़ावा देने के लिए बजट में कुछ कदम उठाए जा सकते हैं। डिटेल बताएंगे आलोक प्रियदर्शी। बताएं आलोक, क्या कह रहे हैं आपके सूत्र? देखिए, 2025 तक इंडिया को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ग्लोबल हब बनाने के लिए सरकार बजट में बड़े ऐलान कर सकती है। सीएनबीसी आवाज के सूत्रों से जानकारी मिली है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई, मशीन लर्निंग और इंटरनेट ऑफ थिंग्स जैसी नई टेक्नोलॉजी पर इस बार बजट में सरकार का फोकस रहेगा और इसके लिए इंडस्ट्री, स्टार्टअप्स और एमएसएमई में इसके अडॉप्शन को लेकर सरकार इंसेंटिव का ऐलान कर सकती है। इसके अलावा इन सब चीज़ों से जुड़े आर&डी और कोर आर&डी में इन्वेस्टमेंट को लेकर भी सरकार बढ़ावा दे सकती है। सरकार का आकलन है कि करीब 2025 तक जो इसमें जीडीपी में करीब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या इससे जुड़ी हुई टेक्नोलॉजी है, उसका योगदान करीब $500 मिलियन का हो सकता है। लिहाजा इसे इस वक्त प्रमोट करने की ज़रूरत है और इससे लेकर सरकार एक नोडल एजेंसी, इंडिपेंडेंट नोडल एजेंसी का भी गठन कर सकती है कि जो सरकार और इंडस्ट्री के बीच में कोऑर्डिनेशन का काम करेगा। इसके अलावा जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जुड़ी जो टेक्नोलॉजी के जो संभावित रिस्क हैं, बिग डेटा के को लेकर जो रिस्क हैं, उन सब से निपटने के लिए भी सरकार तैयारी कर रही है और इसे लेकर एक रेगुलेटरी बॉडी का भी गठन किया जा सकता है। तो कुल मिलाकर सरकार इस बार बजट में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेकर बड़े पैमाने पर फोकस करती हुई नजर आ सकती है। शुक्रिया आलोक। और आज बजट काउंटडाउन में इतना ही। कल भी हम बजट काउंटडाउन लेकर आएंगे और बजट से जुड़ी एक्सक्लूसिव खबरें आपको बताएंगे, तो देखना मत भूलिए। बजट काउंटडाउन फिलहाल दीजिए इजाजत। नमस्कार।